जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। देखिए, केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीदों को फिर से बढ़ा दिया है। क्या वाकई में 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन जो है 52,600 रुपए करने की मांग की गई है? और सबसे बड़ी बात कि क्या फिटमेंट फैक्टर 2.92 ही होगा या अलग अलग पे लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है? आज की इस वीडियो में हम इसी पूरी मांग को आसान भाषा में समझेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर ये प्रस्ताव स्वीकार होते हैं तो कर्मचारियों की सैलरी पर इसका क्या असर पड़ सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये अभी मांग है, अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन ये प्रयास है उन कर्मचारी संगठनों का जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है वो अच्छा खासा मिले और इसी के साथ साथ सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सके। तो चलिए, ये जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स के जवाब भी देखेंगे जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी सवालों को शेयर किया है। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ कुछ कमेंट्स के साथ। देखिए, हमारी फैमिली पेंशनर्स लिख रही है कि मेरे हस्बैंड का रिटायरमेंट 1967 है, ओआरओपी लागू है? तो बिल्कुल मैम, ओआरओपी बिल्कुल लागू है। अगर अभी तक नहीं मिली ओआरओपी 2 या ओआरओपी 3 तो इसको लेकर आप जो है कार्रवाई करा सकती है। चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम फैमिली पेंशन 19,500 रुपए है, बेसिक है 10,500, ये पेंशन सही है? देखिए, अगर आप विस्तार से नहीं लिखेंगे सर्विस की सारी जानकारी तो हम बेसिक की जानकारी भी नहीं शेयर कर पाएंगे। कृपया दोबारा कमेंट करिए। और अगर फैमिली पेंशनर्स के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आपके हस्बैंड किस विभाग से रिटायर थे, रैंक कौन सी थी, कितने साल सर्विस थी, आर्मी एयरफोर्स नेवी से थे, ये सारी जानकारी दीजिए ताकि हम इसके बारे में बात कर पाए। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मैं हवलदार, इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा है और आगे लिख रहे हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने मार्च 31 2015 में प्रीमेच्योर आया हूँ और मैं भी कोर्ट केस करूं या नहीं, मुझे कुछ इसके बारे में बताइए। यानी 31 मार्च 2015 को ये रिटायर होकर आए हैं और ये पूछ रहे हैं कि ओआरओपी के लिए क्या कार्रवाई करें, ये प्रीमेच्योर रिटायरमेंट होकर आए हैं। तो देखिए, केस करना न करना ये आपका अपना निर्णय रहेगा। जिन्होंने भी केस किया था नवंबर 2015 से पहले, उन सभी को जीत मिली है और उनके जो पीपीओ वगैरह है वो बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक ऐसी जानकारी आई है कि पीपीओ और एरियस वगैरह जो है पीएमआर को मिला है। तो आप भी चाहें तो इसको लेकर जो है आगे बढ़ सकते हैं, कार्रवाई करा सकते हैं। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम 30 साल सर्विस किया हूं, मुझे एसीपी मिलेगा या नहीं, मैं एक्स सूबेदार हूं। सर, एसीपी या एमएससीपी में सिर्फ 3 प्रमोशन का फॉर्मूला है, नायक, हवलदार और नायब सूबेदार। आप ऑलरेडी सूबेदार हैं तो इसमें एसीपी या एमएससीपी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। चलिए, एक फैमिली पेंशनर्स लिख रही हैं कि इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा है। ये पूछ रही हैं कि जो रिजर्विस्ट पेंशनर्स हैं जिनकी 9,000 रुपए बेसिक है, उनको 8 पे कमीशन में कितना उनकी पेंशन हो जाएगी? तो देखिए, रिजर्विस्ट पेंशनर्स के जो जिनके भी 9,000 रुपए है उनकी भी बढ़ जाएगी पेंशन और फिटमेंट फैक्टर जो है इसी पर भी लागू होगा। तो आप सब लोग निश्चिंत रहिए, चाहे ओआरओपी नहीं मिली है लेकिन 8 पे कमीशन जरूर से लागू होगा। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा है। आगे लिख रहे हैं कि हवलदार रैंक से 18 साल सर्विस करके प्रीमेच्योर रिटायर आया हूँ 2020 में 30 जून को। मुझे कोविड के टाइम पर डीए जो 17% था वो नहीं मिला है, क्या करूं उसके लिए, प्लीज रिप्लाई करिए। देखिए, अगर आप सर्विस में रहते हुए भी आपका कोई पैसा बाकी था या रिटायरमेंट के समय जो कैलकुलेशन वगैरह होता है उसमें गड़बड़ी हुई है या उसका बाद का कोई पैसा बाकी है, इन सभी परेशानी के लिए आप सीपी ग्राम की मदद ले सकते हैं। तो सीपी ग्राम के जो टोल फ्री नंबर है 1800 111 960,
इस नंबर पे कॉल करके आप कंप्लेंट जो है दर्ज करा दीजिए, ये पैसा आपको मिल जाएगा। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम मैं 2008 1 फरवरी में नायक रैंक से 22 साल सर्विस करके रिटायर होकर आया हूं और डिसेबिलिटी 30% है, सही बेसिक बताने का कष्ट करिए। तो 22 साल सर्विस है, डिसेबिलिटी की भी 30%, तो इसको राउंड ऑफ करके 50% किया होगा। और बाकी जो 22 साल के हिसाब से आप बोल रहे हैं, तो कल के वीडियो में जो है मैंने टेबल्स वगैरह जारी मतलब शेयर किए हैं, आप कल के वीडियो में जाकर जो है बेसिक चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए मैं अगले वीडियो में आपके इस कमेंट्स का विस्तार से जवाब दूंगी, क्योंकि एसीपी अगर आपको मिले या एमएससीपी, तो इस क्योंकि आप देखिए कब 2008 में रिटायर होकर आए हैं, तो अगर आपको हालांकि डिसेबिलिटी है, तो एमएससीपी में डिसेबिलिटी को लेकर क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसको लेकर मैं एडवोकेट सर से बात करने वाली हूँ, फिर इसका मैं जवाब दूंगी। और उस वीडियो में जो है मैं बेसिक के लिए भी आपको बता दूंगी, क्योंकि देखिए अगर आप एमएससीपी आपको लागू है, आप 2008 में रिटायर होकर आए, तो आपको हवलदार की पेंशन मिल सकती है, लेकिन डिसेबिलिटी है, इसके लिए मैं ये चीज जो है वो क्लियर करना चाहती हूँ। तो अगले वीडियो में आपके सवाल का आपको जवाब जरूर से मिल जाएगा। तो चलिए ये कुछ कमेंट्स थे जिसके बारे में हमने बात की। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। तो जैसे हमने देखा कि अभी तक हर एक कर्मचारी संगठन और पेंशनर संगठन बहुत ही सही तरीके से अपनी मांगे जो है 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने रख रहे हैं, और मोटिव सबका एक ही है कि 8वें वेतन आयोग में सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो सैलरी या पेंशन है उसमें अच्छा खासा इजाफा हो सके। तो अब देखिए और एक बड़ा संगठन जो 8 पे कमीशन के तहत अपनी मांग रख रहा है, यानी IRTSA का बड़ा प्रस्ताव, न्यूनतम वेतन जो है ये 52,600 करने की यहाँ पर जो है मांग रखी जा रही है। इसके साथ जैसे कि मैंने कहा कि कम से कम न्यूनतम वेतन जो है 52,600, पे लेवल 1 से लेकर 5 तक जो है 2.92 फिटमेंट फैक्टर, और अलग अलग पे लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की यहाँ पर इस संगठन के द्वारा जो है मांग रखी जा रही है। कुछ मांग अलग है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए विस्तार से आगे अगर इसके बारे में बात करें, तो सबसे पहले ये समझिए कि 52,600 की मांग क्यों हो रही है। इन्होंने गणना कैसे निकाली है, देखिए इंटरनेट के खर्चे बढ़ रहे हैं, परिवार की बढ़ती जरूरतें, पारंपरिक खर्च, प्रस्तावित नए खर्च की अगर देखें तो इसमें देखिए पीने का पानी, मेडिकल इंश्योरेंस, कुछ ऐसे खर्च बढ़ रहे हैं जिससे एक जो कर्मचारी है उसकी आमदनी बढ़ानी बेहद ही जरूरी हो जाती है। तो इस पर IRTSA का तर्क है कि वेतन तय करते समय परिवार के मौजूदा और आधुनिक खर्चों को भी जो है ध्यान में रखा जाए। इसी आधार पर 52,600 न्यूनतम वेतन की मांग की गई है, क्योंकि अगर बेसिक ज्यादा होगी तो HRA और TA में भी जो है बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी, तो ऑल ओवर ग्रॉस सैलरी जो है वो बढ़कर हाथ में आएगी। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव देखिए फिटमेंट फैक्टर में ये चाहते हैं। इसके लिए देखिए पे लेवल 1 से लेकर 5 तक 2.92, पे लेवल 6 से 8 तक 3.50, लेवल 9 से 12 तक 3.80, 13 से 16 तक 4.09, और इसके साथ 17 से 18 तक जो है 4.38। तो अलग अलग पे लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर जो है उसकी मांग की गई है, बजाय इसके कि सभी जो पे लेवल के हैं उनके लिए एक ही फिटमेंट फैक्टर रखा जाए, उसके बदले अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी गई है। अब देखिए सालाना वेतन बढ़ोतरी की अगर बात करें तो हर साल 5% जो है ये लोग इंक्रीमेंट मांग रहे हैं, यानी हर साल 5% सैलरी खुद ब खुद बढ़नी चाहिए। IRTSA ने ये मांग रखी है कि कर्मचारियों के वेतन में हर साल 5% की पक्की बढ़ोतरी की व्यवस्था हो, साथ ही करियर स्ट्रक्चर में सुधार की भी अहम मांग रखी गई है। MSCP में सुधार भी होना चाहिए। इसके साथ देखिए JE और SSE के लिए विशेष प्रस्ताव है। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लिए अगर बात करें तो लेवल 7 से शुरू होने वाली 5 ग्रेड की नई संरचना, बेहतर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, और इसके साथ सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए ग्रुप B गैजेट का दर्जा यहाँ पर मांगा गया है। अन्य सुरक्षाओं की मांग की बात करें तो MSCP में बदलाव, नाइट ड्यूटी, ओवरटाइम और रिस्क हार्डशिप अलाउंस में तत्काल सुधार, यानी अगर कहें तो कर्मचारियों के लिए इसमें बेहद ही ज्यादा मांगे हैं, और कुछ मांगे अलग हैं जो दूसरे संगठन रख रहे हैं, उससे यहाँ पर कुछ मांगे अलग दिख रही हैं। अब 52,600 रुपए अभी सपना है या हकीकत, इसकी अगर बात करें तो इनपुट देख लीजिए। अगर 8वें वेतन आयोग में मांगे स्वीकृत होती है तो न्यूनतम वेतन में वृद्धि होगी, अलग अलग फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, वेतन संरचना में बदलाव होगा।
अगर इस संगठन की मांगे मानी जाती है तो कर्मचारियों के बेसिक पे और आगे के भत्तों में भी सीधा और बड़ा उछाल देखने के लिए मिल सकेगा। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि अभी हालांकि अंतिम फैसला सरकार और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही होगा, लेकिन यह संगठन अपने तरीके से भी जो है प्रयास कर रहा है कि और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि दूसरे जो संगठन है, चाहे कर्मचारियों के चाहे पेंशनर्स के, उन सब से ये संगठन जो है कुछ मांगे अलग रख रहा है। अब हर जो पे लेवल अलग अलग है, उसके हिसाब से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर, ये कितना सही है कितना गलत है, ये आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और साथ ही में ऐसी ही 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।